हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। और साइंस की जो मैराथन क्लास मैंने दी है उसमें 200 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, आपके 200 प्रश्न तो तैयार हो ही जाएंगे। साथ ही इसके मैंने और भी व्याख्या की है, तो आपके वो प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है विज्ञान की सराहना के बारे में, है। दूसरा है विज्ञान प्रकृति के व्यक्तिगत खोज है। तीसरा है विज्ञान मुक्त मूल और निष्पक्ष है। और चौथा है विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो विज्ञान जो है प्राकृतिक घटनाओं को समझाने का एक प्रयास है। सभी संस्कृतियों के लोग विज्ञान में योगदान करते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो स्थायी होते हुए भी इसे अस्थायी माना जाता है। और वैज्ञानिक ज्ञान बहुत हद तक अवलोकन, प्रायोगिक साक्ष्य, तर्क संगत तर्क और संशयवाद पर निर्भर करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो जो सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है वह है विज्ञान के सामाजिक प्रयास। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाऊंगी। समय बहुत ही कम बचा है आपके एग्जाम में, आपको अपने और सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी से उत्तर को देखेंगे, क्योंकि ये सभी कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और अब रिवीजन का समय है, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ। चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा है विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? पहला है यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा है यह शिक्षार्थी को विज्ञान को अचूक के रूप में देखने में मदद करता है। तीसरा है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। और यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। तो इसमें पहला सही है, यह समझने में मदद करता है कि कैसे सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को प्रभावित करते हैं। और तीसरा सही है, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, यह सराहना करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। ए और सी सही है। और जो बी और डी है ये गलत है, क्योंकि यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि दिखाने में मदद नहीं करता, ये आप भी जानते हैं। तो ए और सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास है। पहला विकल्प है सामूहिक चर्चा करना। दूसरा है सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना। तीसरा है सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास पूछे गए हैं। तो सामूहिक चर्चा करना और सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना, ये इसमें नहीं है। ए और बी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो सी विकल्प है वही इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वे पहचाने जो गलत हैं। पहला है वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं। दूसरा है प्रौद्योगिक सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है। तीसरा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। और चौथा है विज्ञान में आत्म परीक्षा और संशयवाद महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, ये गलत है, क्योंकि कई अन्य विधियां हैं जो अनुसंधान के लिए उपयोगी हैं, सिर्फ वैज्ञानिक विधि ही नहीं है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आशु को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया था। आशु का आकलन करने के विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित हैं। अवांछनीय संकेतक की पहचान कीजिए। पहला विकल्प लिखा है उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता है और पोंछता है। दूसरा है पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के लिए थर्मामीटर को झटकता है।
तीसरा है यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और चौथा है कुत्तों में तापमान को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा दिखाता है। तो जो अवांछनीय संकेतक है वह बताना है। तो तीसरा विकल्प जो लिखा हुआ है कि यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अवांछनीय है क्योंकि सबका जो तापमान है वह 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। किसी का कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए सी विकल्प अवांछनीय है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। पहला है शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी धारणाएं और विश्वास अलग अलग होते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी जो विचार अपने साथ कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा है शिक्षार्थियों के विचार पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं। तो इसमें पूछा गया है कि शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा, यानी एक को छोड़कर। तो शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक के ज्ञान से मेल खाते हैं, तो ये गलत है क्योंकि जो शिक्षार्थियों के विचार होते हैं हमेशा ही वैज्ञानिक ज्ञान के अनुरूप नहीं होते हैं। ऐसे विचारों को सही किया जाना चाहिए और नए विचारों को तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ विचार उनके गलत भी होते हैं तो उन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। और इसमें लिखा है कि स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, तो ये गलत है। और यही पूछा गया है कि एक को छोड़कर शिक्षक सभी के साथ सहमत होगा, तो बाकी सभी तो सही हैं, यही ए गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। पहला है रूढ़ियों को चुनौती देना। दूसरा है उन गतिविधियों को करना जो सहयोग और देखभाल पर बल देती हैं। तीसरा है लैंगिक समानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना। और चौथा है लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो शिक्षक जो है इन्हें अपनी कक्षा को अधिक लैंगिक समावेशी बनाना है, तो रूढ़ियों को चुनौती दे सकते हैं। उन गतिविधियों का चयन करें जो सहयोग और देखभाल पर बल देती हैं। लैंगिक समानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना चाहिए। ए बी सी इसमें सही है, लेकिन लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना ये गलत है। और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया था एक को छोड़कर। तो यदि आप लड़कियों का अधिक पक्ष करेंगे तो यह लड़कों के प्रति भेदभाव होगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपकी नज़र में लड़के और लड़कियां दोनों ही समान हैं। तो डी विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी, चीनी और खमीर लाया और निम्नलिखित प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों को पहचाने जो कि अपसारी हैं। अब अपसारी प्रश्न क्या होते हैं? जो व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न कहे जाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि आपको पहचानना है कौन सा अपसारी प्रश्न है। तो लिखा है आप क्या सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ। दूसरा है क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी। तीसरा है क्या खमीर पानी में घुल जाएगा। और कुछ उन खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो सेंकी जाती हैं। तो इसमें अपसारी प्रश्न है आप क्या सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं से क्या करने वाला हूँ। तो ये अपसारी प्रश्न है। बच्चे सोचेंगे कि आखिर इन वस्तुओं का क्या होगा। व्यापक सोच को बढ़ावा देने वाला ये प्रश्न है। और क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी। ये तो ए और बी इसमें इस प्रश्न के उत्तर होंगे, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्या चीनी गर्म पानी में घुल जाएगी आसानी से? जब ये प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा तो बच्चे अपने दिमाग में सोचेंगे कि साधारण पानी में तो चीनी घुल जाती है, लेकिन गर्म पानी में चीनी घुलेगी या नहीं। तो इसीलिए ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। खमीर पानी में घुल जाएगा। ये जो है खमीर जो है जब बच्चे घर में
कुछ खाद्य सामग्रियां बनाई जाती हैं, जैसे कि इडली है और भी कई चीजें बनाई जाती हैं जिनमें खमीर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे जानते हैं कि खमीर आप पानी में तो आसानी से घुल जाता है। और खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो सेकी जाती हैं, इनके बारे में बच्चे जानते हैं, जैसे रोटी है और पूरी है, ये सभी सेकी जाती हैं, तो बच्चे इनके नाम बता देंगे। लेकिन ये ए और बी ये मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, इनके एक से अधिक उत्तर हैं, व्यापक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ए और बी इनमें सही हो जाएगा पहला विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए और बी इसमें सही है और पहला विकल्प सही है, ये ध्यान रखिए। ये और ये सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ यह है कि पहला है इनमें सभी इंद्रियां शामिल हैं, दूसरा है यह बड़े समूहों को शामिल करता है, तीसरा है यह जल्दी और आसानी से आयोजित किया जा सकता है और यह व्यक्तिगत ध्यान देता है। तो शैक्षिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने का लाभ है कि इनमें सभी इंद्रियां शामिल होती हैं और यह बड़े समूहों को शामिल करता है। लेकिन यह जल्दी और आसानी से आयोजित नहीं होता, इसकी योजना बनानी पड़ती है तब इसे आयोजित किया जाता है और यह व्यक्तिगत ध्यान भी नहीं दे पाता है। तो ए और बी इसमें सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्या क्रम होगा? पहला है वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें, बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें, अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के अवसर दें। अब इनका क्रम बताना है। तो सबसे पहले बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करना है, फिर क्या करना है, वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय देना है और अवधारणाओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर देना है। तो पहले बी आएगा, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है यह देखना, चखना, छूना और सुनना सम्मिलित करता है, दूसरा है वह ये बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है, दूसरा है यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है और चौथा है यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। तो जो सही नहीं है वह बताना है। तो प्रेक्षण करने के संदर्भ में जो सही नहीं है वह बताना है, तो यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है, ये सही नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रेक्षण जो होता है, प्रेक्षण का अर्थ है कि आपकी इंद्रियों के साथ क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना, लेकिन इसे कुछ जानने और संग्रहित करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान में प्रेक्षण महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अवलोकन के माध्यम से डेटा प्राप्त करते हैं और संग्रहित करते हैं, जो उन्हें परिकल्पनाओं और अवधारणाओं को बनाने और उसका मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। लेकिन यह प्राकृतिक परिघटना के बारे में निष्पक्ष सच्चाइयां नहीं देता, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरणीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखने में सहायता करता है? पहला है वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, दूसरा समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद करने की क्षमता, तीसरा है वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता और चौथा है महान वैज्ञानिकों के योगदान को याद कर पाने की क्षमता। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की। तो उसमें महत्वपूर्ण स्थानांतरणीय कौशल पूछा गया था जो विज्ञान सीखने में सहायता करता है बच्चों की, तो वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है? पहला है कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है,
या सारहीन है। दूसरा है कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय है और टिकाऊ नहीं है। तीसरा है कि विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। और चौथा है कि वैज्ञानिक ज्ञान आमतौर पर शाश्वत और अटल है। तो हम कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। तो उससे हमारा अभिप्राय है कि जो विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान है नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है, यानी कि उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, हमेशा ही स्थायी नहीं है वह। तो सी विकल्प इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। आपको कई बार बताया है कि जो वैज्ञानिक नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते हुए एक शिक्षक ने कहा, थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। उपरोक्त कथन में शिक्षक ने किस पहलू पर अधिक जोर दिया है? पहला है विज्ञान में आत्मपरकता, दूसरा है विज्ञान में अंतरिमता, तीसरा है विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति और चौथा है विज्ञान का संस्कृति में अंतः स्थापन। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति। अब ये क्या होता है? तो यह इस विचार को संदर्भित करती है कि विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया के अवलोकनों पर आधारित या उत्पन्न होता है, जिसकी व्याख्या तब की जाती है। यह देखी और मापी गई घटनाओं पर आधारित है और ज्ञान सिद्धांत या विश्वास के बजाय वास्तविक अनुभवों से प्राप्त होते हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्यनीतियों द्वारा विकसित कर सकता है, इसके सिवाय, यानी एक को छोड़कर। तो वही तो बतानी है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। तीसरा है छात्रों से अपेक्षित हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता के समय में उन्हें प्रस्तुत करें। और चौथा है वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्यनीतियों द्वारा विकसित कर सकता है, इसके सिवाय। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि शिक्षण प्रक्रिया में याद करने पर, रटने पर बल नहीं दिया जाता, और यही इसमें लिखा हुआ है कि तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रस्तुत करें। तो रटने पर बल नहीं दिया जाता है, तो इसी को छोड़कर बाकी सभी इसके समर्थन में हैं, ये विरोध में है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है? पहला है प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। दूसरा है कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश। और चौथा है परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना। तो सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु पूछा गया है, तो प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण वह होता है जिसमें बच्चे की कठिनाइयों के क्षेत्र की पहचान करके उनका निदान किया जाता है, तो वह कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य उन छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है जो किसी विषय में शेष कक्षा से पीछे रह गए हैं, यानी कि किसी खास विषय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीछे रह जाते हैं, तो उनकी सहायता करना है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कक्षा परख के दौरान रीना पाती है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने एक अवधारणा आधारित प्रश्न के गलत उत्तर लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस समस्या को संबोधित करने में सहायता करती है? पहला है विद्यार्थियों को पढ़ने, समझने और अच्छी तरह याद करने हेतु प्रेरित करें। दूसरा है अभिभावक शिक्षक बैठक की व्यवस्था कर अभिभावकों से विद्यार्थियों को अगले परख की तैयारी अच्छी तरह से करने को प्रेरित करें। तीसरा है अवधारणा को फिर से पढ़ाएं। और चौथा है अवधारणात्मक रिक्तिकाएं
खोज कर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें। तो अवधारणा आधारित प्रश्न क्या होते हैं? ये ऐसे प्रश्नों के प्रकार हैं जिनका उत्तर व्यापक गणना करने के बजाय केवल मुख्य अवधारणाओं के ज्ञान के आधार पर होता है। अब इसमें पूछा गया है कि बच्चों ने अवधारणा आधारित प्रश्न के गलत उत्तर लिखे हैं, तो इस समस्या को संबोधित करने में सहायता कर सकती है। तो अवधारणात्मक रिक्तकाएं खोजकर उनके अनुरूप अवधारणा का शिक्षण करें। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं? एक प्रश्न रह गया है, ये प्रश्न छूट गया था 18वां वाला। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर उसको करेंगे। लिखा है, एक विद्यार्थी उद्यान भ्रमण के बारे में एक प्रतिवेदन लिखती है जिसमें वह लिखती है, मैंने देखा कि अधिकतर पौधों और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। ये बेहद गर्मी और पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। इस प्रतिवेदन में विज्ञान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी शामिल है? पहला लिखा है अवलोकन, दूसरा है परिकल्पना करना, तीसरा है पूर्व अनुमान लगाना और चौथा है अनुमान लगाना। तो विद्यार्थी ने बताया कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे थे जिनमें न फल थे न फूल थे। यह बेहद गर्मी के कारण पिछले 2-3 महीनों से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। तो इस प्रतिवेदन में विज्ञान की जो प्रक्रियाएं शामिल हैं वह है अवलोकन करना और परिकल्पना करना। ए और बी इसमें सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब अवलोकन करना क्या होता है? किसी विषय के बारे में ध्यान से अध्ययन करना या ध्यान देना उस पर, यानी कि विशेष रूप से सीखने के लिए किसी चीज को ध्यान से जानने और संग्रहित करने की क्रिया, ये कहलाती है अवलोकन। परिकल्पना क्या होता है? एक परिकल्पना एक धारणा है, एक विचार है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता लेकिन सर्वोत्तम संभव व्याख्या के रूप में सुझाव दिया जा सकता है। और पूर्व अनुमान क्या है? यानी जिसके बारे में हम पूर्व विचार देते हैं अब अनुमान लगाकर। और अनुमान लगाना क्या है? तो अनुमान लगाना जिसके बारे में हम बताते हैं, यानी कि अवलोकन के द्वारा किसी चीज की समझ है जिसके द्वारा कोई राय बना सकता है। तो ये सब भी आपको जानना आवश्यक है। इसमें पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं? पहला लिखा हुआ है विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, दूसरा है विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत भंडार होता है, तीसरा है विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है और चौथा है विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन है। तो विज्ञान जो है वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चलता है कि उसके कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है और इसलिए वे विज्ञान की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापिका को पहला विकल्प है छात्रों को निर्देश देना चाहिए कि कैसे पढ़ना है वह सीखें, दूसरा है अभिभावकों को समस्या के बारे में सूचित करना चाहिए, तीसरा है कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए और चौथा है विशेष शिक्षक को सूचित करना चाहिए। तो कक्षा 6 की अध्यापिका हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं और इसलिए वे विज्ञान की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अध्यापिका को कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय हैं? पहला है मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों है, दूसरा है हम उम्र के साथ कमजोर क्यों हो जाते हैं, तीसरा है भोज्य पदार्थों के दिए नमूनों में से स्टार्च किसमें है और चौथा है किस प्रकार के भोजन का उपभोग एक तनाव मुक्त जीवन देता है। तो अनुसंधेय प्रश्न क्या होते हैं? वे प्रश्न जिनमें विद्यार्थियों को प्रश्न में दी गई
समस्या की जांच करनी होती है, विश्लेषण करना होता है और अपनी जांच के अनुसार हल करने का प्रयास करना होता है। अब इसमें पूछा गया है अनुसंधेय प्रश्न, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। भोज्य पदार्थों के द्वारा दिए गए नमूने में स्टार्च किसमें है? तो ये हो गया अनुसंधेय प्रश्न। तो आज की वीडियो में मैंने 21 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अब पर्याप्त मैंने पढ़ा दिया है साइंस, एनसीईआरटी से पढ़ाया। 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उससे मैंने कंप्लीट पढ़ाया। फिर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई। उस प्रैक्टिस में मैंने 15 प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड लिए, 15 पेडागोजी के लिए। फिर मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की मैराथन क्लास आप लोगों को दी जिसमें मैंने 200 प्रश्न लिए हैं। और जो बचे हुए पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनकी भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो पर्याप्त मैंने पढ़ा दिया है। इतना पढ़ने के बाद आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए साइंस वाले पोर्शन में। और फिर भी आपको यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।